नमस्कार। देश की बात में हाजिर हैं। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनावी नतीजे आ चुके हैं। हरियाणा में बीजेपी ने तीसरी बार सत्ता हासिल कर सबको चौंकाया है, तो जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद हुए विधानसभा चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस गठबंधन ने जीत हासिल की है। एनसी ने 42 और कांग्रेस ने 6 सीटें जीती। दोनों पार्टियों को 48 सीटें मिली हैं, जबकि गठबंधन की एक और पार्टी सीपीआईएम को 1 सीट मिली है। तो सरकार बनाने के लिए 46 सीटों की ज़रूरत है, यानी गठबंधन के पास बहुमत है। क्या ये सब काफ़ी होगा, क्योंकि चुनौतियाँ इस नई सरकार के सामने काफ़ी हैं। सवाल जो ये हैं, चुनौतियाँ जो आपके सामने रख सकते हैं, राज्य को स्वायत्तता दिलाने का वायदा कैसे पूरा करेंगे। अनुच्छेद 370 का मुद्दा भी है, बहाली कैसे कराएंगे। कांग्रेस इस मुद्दे पर ज़्यादा चुप रही है और ख़ुद सुप्रीम कोर्ट भी इस पर मुहर लगा चुका है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने राजनीतिक कैदियों की रिहाई का भी वायदा किया है, जबकि एलजी इसके खिलाफ रहे हैं। तो ये कैसे पूरा होगा। एनसी ने 200 यूनिट बिजली और 12 एलपीजी सिलेंडर मुफ्त देने का भी वायदा किया है, तो क्या ये संभव होगा। उपराज्यपाल से समन्वय कैसे कायम रखेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल, एक चुनौती के तौर पर नई सरकार के सामने है। तो जम्मू कश्मीर इंडिया गठबंधन को बहुमत तो मिल गया है, और इस गठबंधन में कांग्रेस का कितना असर रहेगा, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी होने के बावजूद उसे गठबंधन की जीती गई 39 में से 6 सीटें मिली हैं। एनसी को 56 सीटों पर लड़ी, 42 जीती। वहीं कांग्रेस ने 39 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और 6 ही जीत पाई है। हमारे साथ खास मेहमान हैं जो परत दर परत इस नए राज्य, जो ये राज्य है 10 साल बाद चुनाव हुए हैं, उस पर उन नतीजों को समझने की कोशिश करेंगे। अहमद अली फयाज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। सर फयाज साहब, पहले तो यही जो चुनौतियां सामने हैं, कुछ चुनौतियां जो ये नई सरकार बनेगी, उमर अब्दुल्ला शपथ लेंगे, लेकिन जो वायदे किए, किस तरह से देख रहे हैं आप इन चुनौतियों को। इसमें जो उन्होंने कई वादे किए हैं उनमें थोड़ा सा विवाद रहेगा। कुछ कुछ ऐसे हैं जहां पे कांग्रेस भी नहीं चाहेगी कि उनको ज्यादा हाईलाइट कर लें। फॉर एग्जांपल रेस्टोरेशन ऑफ 370, क्योंकि उस पर उनको रिजर्वेशंस है कि उनको बाकी स्टेट्स में भी इलेक्शन लड़ना है। एक नैरेटिव बन चुका है यहाँ पे बीजेपी को, इसके लिए आप क्रेडिट दे दीजिए कि वो ये नैरेटिव बनाने में कामयाब हो गए हैं। दैट एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 इज ए फेट अकम्प्लाई। लेकिन जहां तक रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड का ताल्लुक है, मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें कोई फर्क है। इसमें कोई फर्क नहीं है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के स्टैंड के बीच में। और साथ ही जो होम मिनिस्टर अमित शाह ने सबसे पहले पार्लियामेंट में खुद कहा था कि हम इसको वापस करेंगे, फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने भी कमिटमेंट्स कर ली है। इसमें उनको कोई, लेकिन उन्होंने कहा था जब वहां पे हालात ठीक हो जाएंगे वगैरह। अब जो इस वक्त यहाँ पे हालात हैं वो ठीक ही माने जाएंगे। तो इस पे मेरे ख्याल से ये एक ही पेज पे है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, बीजेपी, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, इसमें उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जहाँ तक जो आपने बताया कि सियासी कैदियों को छोड़ने का जो मसला है, इसमें मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें उन्होंने पहले ही बता दिया है कि जो किसी बड़े जुर्म में मुलविस नहीं होंगे। मतलब ये कि जिन लोगों के यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे जेलों में हैं जिन्होंने यहाँ पे एलिजिडली कत्ल किए हैं, मारदाड़ की है, टेररिज्म में मुलविस हैं, इनको छोड़ने की बात कोई नहीं करेगा। लेकिन इसके साथ साथ ऐसे भी सैकड़ों लोग हैं जिनके खिलाफ मामूली चार्जेस हैं और वो चार्जेस भी उनके खिलाफ या साबित ही नहीं हुए हैं या उनके खिलाफ चार्जशीट ही पेश नहीं किया गया है। तो इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दोनों सरकार पे मतलब ये जोर दे देंगे, क्योंकि अब होम वगैरह ये तो मरकजी हुकूमत के पास है और ये चीफ मिनिस्टर के हाथ में नहीं है। ये बिल्कुल इसी पर मैं आपसे एक और सवाल पूछूंगी फयाज साहब। चुनौतियां सिर्फ यही नहीं है, 10 साल में जम्मू कश्मीर बदल चुका है, अब ये केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी है, यानी वैसा ही जैसे कि दिल्ली। तो सवाल ये है कि एलजी यानी उपराज्यपाल जो नए मुख्यमंत्री होंगे, उनके बीच क्या तनातनी रहेगी। एलजी के पास ज़्यादा शक्तियां हैं, तो वो क्या हैं आपको बता दें। राज्य की प्रशासनिक शक्तियां एलजी के पास हैं, कानून व्यवस्था में एलजी का फैसला अहम है, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स के कामों पर कंट्रोल
नए सीएम अपने मन से नियुक्तियां नहीं कर सकते। डीजीपी चीफ सेक्रेटरी की नियुक्तियां में एलजी की भूमिका अहम रहेगी। पुलिस पर पूरा कंट्रोल एलजी के पास है। किसी भी वित्तीय कानून पर एलजी की मुहर जरूरी होगी। 2019 में राज्य का विशेष दर्जा खत्म हुआ था। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम बना है। अधिनियम एलजी को व्यापक कंट्रोल की ताकत देता है और ये लगभग तय हो चुका है कि उमर अब्दुल्ला नए मुख्यमंत्री होंगे और ये माना जा रहा है कि उमर अब्दुल्ला केंद्र के साथ मिलकर काम करेंगे। उमर ने एनडीटीवी से बातचीत में इसके संकेत भी दिए। आइए सुन लेते हैं उमर अब्दुल्ला को। जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस को इतनी सीटें मिली हैं और कहीं इंडिपेंडेंट जो एनसी के मेंबर अभी भी हैं लेकिन इंडिपेंडेंट लड़ा, वो भी आपके साथ देखना ये हो जाता है बदकिस्मती से। कुछ सीटों में कहीं गड़बड़ हुई, कहीं अलायंस के वजह से हमें नुकसान उठाना पड़ा। अब चलिए, जो बाहर से लड़के कामयाब हुए, अगर वो हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे तो हम ज़रूर उनके साथ एक रिश्ता बनाना चाहेंगे। तो जो ही आप हुकूमत बनाएंगे तो आपका पहला क्या होगा, जो आपकी प्रायोरिटी? मैं फ़िलहाल इस सवाल का जवाब दे नहीं सकता हूं, क्योंकि मैं हुकूमत बना नहीं रहा हूं फ़िलहाल। अभी तो लेजिस्लेटिव पार्टी मीटिंग होनी है, लेजिस्लेटिव पार्टी को अपना लीडर चुनना है, फिर अलायंस का लीडर होगा, वो राजभवन जाके फिर वहाँ क्लेम स्टेक करे। लेकिन हुकूमत हमारी होगी बेशक। हमारा जो मुझे लगता है पहला कदम तो यही होना चाहिए कि हम मरकज़ से रियासत का दर्जा वापस मांगें, जो कि वज़ीर आज़म साहब ने खुद कहा है कि बार बार कहा है। बीजेपी की तरफ से बार बार ये कहा गया था कि 3 स्टेप्स, डिलिमिटेशन, इलेक्शन, स्टेटहुड। डिलिमिटेशन भी कर दिया, इलेक्शन भी कर दिए, अब स्टेटहुड बाकी है। तो स्टेटहुड बाकी। तो फयाज साहब सुन रहे थे आप, अभी शपथ लेनी है उमर अब्दुल्ला को, सरकार बनेगी, फिलहाल उसमें समय लगेगा, लेकिन उनका मसला भी है और जिस तरह से उपराज्यपाल के पास तमाम शक्तियां उनके पास हैं, किस तरह से आगे बढ़ता हुआ या तालमेल आप देख रहे हैं? आपकी बात सही है कि ये एक यूनियन टेरिटरी है और पहली बार यहाँ पे एक सिविलियन गवर्नमेंट सामना करेगी। मतलब इनका राबिता रहेगा एलजी के साथ। यहाँ पे पिछले 5 साल से यूनियन टेरिटरी है, लेकिन हेड ऑफ द स्टेट यहाँ पे अभी और हेड ऑफ द गवर्नमेंट एलजी ही है पिछले 5 साल से। और ये पहली बार है कि एक सिविलियन गवर्नमेंट यहाँ पे आ रही है वजूद में। तो लेकिन एक बात आपको जहन में रखना ज़रूरी है, वो ये है कि जो आप बता रहे हैं ये दिल्ली की तरह है या पुडुचेरी की तरह है। इसमें मैं थोड़ा सा ये बात मतलब थोड़ा हाईलाइट करना चाहूँगा कि दिल्ली और जम्मू कश्मीर में इस एतबार से काफ़ी फ़र्क है कि वहाँ पे एलजी और चीफ मिनिस्टर के बीच में काफ़ी रस्साकशी रही है। जी, ठीक है। तो 370 का पेचीदा मसला भी है। गठबंधन में कांग्रेस घोषणा पत्र पर इस मसले पर चुप है और एनसी ने उसको वापस लाने की बात कही। अब क्या इस मुद्दे का असर जम्मू कश्मीर के बाहर की राजनीति पर पड़ेगा? कांग्रेस भले चुप हो, लेकिन जो सहयोगी दल उनके साथ हैं वो इस पर मुखर भी हैं। कुछ पुराने नेता जो कांग्रेस के हैं उनको भी सुन लेते हैं, चिदम्बरम जी को भी सुन लेते हैं, और गृह मंत्री और राजनाथ जी ने क्या कहा है इस मसले पर सुन लेते हैं। They have not simply got rid of Article 370. They have dismembered the state of Jammu and Kashmir by mischievously misinterpreting both Article 3 of the Constitution and Article 370 of the Constitution. गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ रक्षा मंत्री ने क्या कहा इस पर? एनसी और कांग्रेस कहती है कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम धारा 370 को वापस लाएंगे। आप मुझे बताओ भाइयों बहनों, धारा 370 वापस आनी चाहिए क्या? गुर्जर भाई भी बताएं, आनी चाहिए क्या? ये आपको जो आरक्षण मिला है ना, पहाड़ियों को, गुर्जर भाइयों को, वो आरक्षण धारा 370 के रहते मिल नहीं सकता।
मगर आप चिंता मत करो, मैं कश्मीर का माहौल देख रहा हूं। ना फारूक अब्दुल्ला की सरकार बन रही है, ना राहुल बाबा की सरकार बन रही है। आप चिंता करने की जरूरत नहीं। एक कांग्रेस के नेता लंदन में जाकर वहां के लेबर पार्टी के लीडर के साथ कश्मीर के मानवाधिकार उल्लंघन की चर्चा वहां पर कर रहे हैं कि कश्मीर में मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है। लेकिन मैं कह सकता हूं, जब से हम लोगों ने धारा 370 समाप्त की है, अब किसी प्रकार का मानवाधिकार का उल्लंघन जम्मू कश्मीर की धरती पर नहीं हो रहा है। तो फयाज साहब, अगर आप ऑन एयर लाइव टीवी पर हैं, अगर आप बताना चाहें, एनालाइज करना चाहें कि ये मसला कितना असर डालेगा कश्मीर से बाहर और कश्मीर की अंदरूनी उसमें इस समय जब नई सरकार यहाँ पे बनेगी। मैं ये बता रहा था आपको कि यहाँ पे एक फर्क है, बुनियादी फर्क जो आपको देखना चाहिए। जी। जो जब आप बता रहे हैं कि ये दिल्ली की तरह या पुडुचेरी की तरह एक यूनियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर, इसमें एक बड़ा फर्क है। मिसाल के तौर पे भारतीय जनता पार्टी और अपनी आम आदमी पार्टी के बीच में काफी रस्साकशी रही दिल्ली में, और ये इस कदर पहुंच गई कि वहाँ का चीफ मिनिस्टर और वहाँ का डिप्टी चीफ मिनिस्टर दोनों को जेल में डाल दिया गया। मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑर्डिनरली ये जम्मू व कश्मीर एक जो पॉलिटिकली एक सेंसिटिव रियासत है, बहुत ही हसास रियासत है। यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं बनेगा, कितनी भी रस्साकशी, कितना भी कॉन्फ्रंटेशन हो नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट और मरकज में बीजेपी गवर्नमेंट के दरमियान, ऐसा कभी नहीं होगा कि जम्मू और कश्मीर के चीफ मिनिस्टर को जेल में डाला जाएगा। ये एक बुनियादी फर्क है। पुडुचेरी के चीफ मिनिस्टर को भी आप डाल सकते हैं, किसी भी यूनियन टेरिटरी को, लेकिन जम्मू और कश्मीर के चीफ मिनिस्टर को जेल में डालने से इसमें बहुत सारे ऐसे इश्यूज पैदा हो जाएंगे। आप देख लेंगे, ये अभी तक एक इंटरनेशनल मसला बना हुआ है जिसको अभी पिछले 5 साल के वहाँ तक मेरे ख्याल से जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उतना एक्सट्रीम स्टेप की बात नहीं होगी। लेकिन ये कई जो चुनौतियाँ सामने हैं, नए जो भावी मुख्यमंत्री बन रहे हैं उन्हीं को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक तो गठबंधन में तालमेल बिठाना, फिर केंद्र के साथ तालमेल मिलाना, और उससे ऊपर जो एलजी है उनके साथ तालमेल मिलाना और जो कदम उठाना, सरकार चलाना, वो अपने आप में एक कवायद होगी उनके लिए। मेरा अंदाजा है कि भारतीय जनता पार्टी अब 10 साल से यहाँ पे राज कर रही है। अब उनको इनमें इतनी मैच्योरिटी आ चुकी है, ये अननेसेसरली किसी वोट बैंक के लिए, और अभी आपका कोई नेशनल लेवल पे कोई इलेक्शन भी नहीं है, ऐसा माहौल ये कभी पैदा नहीं करेंगे कि कन्फ्रंटेशनिस्ट सूरत हाल जिसमें ये अपनी हिंदुत्व वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी को फॉर एग्जांपल एड्रेस करने की कोशिश करेंगे और इसमें कश्मीर को एक एक्सपेरिमेंटल लैब बनाएंगे, ऐसा नहीं होगा। अब ये देखना है कि ये जो फंड्स वगैरह का मामला है, जो अभी जब एज लॉन्ग एज ये यूनियन टेरिटरी है, सारे फंड्स इसमें मरकज से आएंगे, दिल्ली से आएंगे। और अभी हाल ही में जो पिछले महीने की यहाँ पे तनख्वाह है पुलिस की, तो ये सारी भी डायरेक्टली आई है वहाँ से, दिल्ली से ही। तो मुझे लग रहा है कि इसमें कोई कॉन्फ्रंटेशन नहीं रहेगा। यहाँ की सरकार, जिसमें हालांकि कांग्रेस भी है, इस सरकार और बीजेपी सरकार के बीच में, जहाँ तक एलजी का ताल्लुक है, जो इस वक्त यहाँ पे एलजी हैं, उन्होंने कई स्टेट्स में दिए हैं जो पॉलिटिकल नौयत के थे, जो आमतौर पे गवर्नर या लेफ्टिनेंट जनरल नहीं देते हैं। इन्होंने उसी तरह से, जिस तरह से बीजेपी के सीनियर लीडर्स ने, पॉलिटिकल लीडर्स ने बयान दिए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी के खिलाफ, उन्होंने भी कई बयान उसी तरह के दिए हैं और इनमें एक बिटरनेस अभी तक मौजूद है। आमतौर पर यह अंदाज़ा लगाया जा रहा है पॉलिटिकल एनालिस्ट्स में कि अब यहाँ पे चेंज ऑफ गार्ड होगा और बीजेपी सरकार किसी ऐसे शख्स को जो यहाँ पे रहा होगा, चाहे पुलिस या आर्मी में या इसमें इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में ऊंची जगह पे, ऐसे किसी शख्स को यहाँ पे तैनात किया जाएगा जिनका राबिता नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ रहेगा और जो फारूक अब्दुल्ला जैसी सीनियर मोस्ट पॉलिटिकल पर्सनालिटी के साथ डील करेंगे अच्छे तरीके से। मुझे लग रहा है कि इस बात के काफ़ी इम्कानात हैं। बिल्कुल, बहुत खूब फयाज साहब जुड़ने के लिए और हालात को हम सब के लिए एनालाइज करने के लिए, आंकलन करने के शुक्रिया आपका, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल एक ब्रेक हम लोग लेते हैं देश की बात में। और कांग्रेस पार्टी का एक वरिष्ठ नेताओं का डेलीगेशन चुनाव आयोग के पास गया है।
हरियाणा में चुनावी नतीजों को वो लोग मानने को तैयार नहीं हैं। उस पर हमारे अपने सहयोगियों के पास चलेंगे और जानकारी हासिल करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हरियाणा में विधानसभा चुनावों के नतीजों को कांग्रेस मानने को तैयार नहीं है, असंतुष्ट है। आज चुनाव आयोग जाकर पार्टी के बड़े नेताओं का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिल रहा है। नेताओं में के सी वेणुगोपाल, अशोक गहलोत, अजय माकन, भूपेंद्र हुड्डा, अभिषेक मनु सिंघवी, जयराम रमेश इत्यादि नेता मौजूद हैं। सीधे चलते हैं अपने सहयोगी प्रशांत के पास। और प्रशांत, क्या कह रहे हैं कांग्रेस के नेता? चुनाव आयोग से क्या कुछ जवाब आया है? क्या हो रहा है वहाँ पर? नहीं, देखिए दीदी, कल ही जब चुनाव परिणाम आ रहे थे, शाम को कांग्रेस की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था जयराम रमेश और पवन खेड़ा की तरफ से, और उसमें उन्होंने फिर से ये आरोप लगाया था कि जो चुनाव परिणाम आए हैं हरियाणा के, उसमें ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की गई है। कांग्रेस का आरोप था कि कई पोलिंग बूथ्स पर, खासकर पानीपत सिटी और एक दो और चुनाव क्षेत्रों का उन्होंने जिक्र किया था, जिसमें उनका आरोप था कि कई ईवीएम मशीनों की जो बैटरी है वो चेंज कर दी गई थी, जिससे परिणाम बदल गया। ये कांग्रेस का आरोप था और उसी आरोप को रेखांकित करते हुए उन्होंने कल ही एक पत्र भी लिखा था चुनाव आयोग को, जिसका जवाब चुनाव आयोग ने दिया था। और चुनाव आयोग ने कहा था कि जो भी बैटरी बदले जाते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के एजेंट रहते हैं, राजनीतिक दलों के एजेंट रहते हैं बूथ पर, उनके सामने सारे मशीनों के बैटरी बदले जाते हैं या सारे मशीन सील किए जाते हैं। तो ये जो आरोप है वो बेबुनियाद है, वो ठीक नहीं है। इन्हीं आरोप को लेते हुए अब आज चुनाव आयोग पहुंची है, कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है। तमाम बड़े नेता, चाहे वो हरियाणा के हों या यहाँ कांग्रेस के बड़े नेता मौजूद हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने जो समय दिया 6 बजे कांग्रेस नेताओं को, उसके लिए जो पत्र लिखा है मल्लिकार्जुन खड़गे को, वो बहुत महत्वपूर्ण है। चुनाव आयोग ने इस बात पर आपत्ति जताई है कि कल जो कांग्रेस ने कहा था कि ये चुनाव परिणाम उनको मंजूर नहीं है, वो इसको स्वीकार नहीं करते, इस पर बड़ी आपत्ति जताई है चुनाव आयोग ने। उन्होंने कहा कि ऐसा अनप्रेसिडेंटेड है, ऐसा कभी नहीं हुआ है। लेकिन चूंकि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने जो अपने बयान दिए उसमें कहा, इस बात को नहीं दोहराया, उन्होंने केवल इतना कहा कि ये अप्रत्याशित है ये चुनाव परिणाम, लिहाजा वो चुनाव आयोग उन नेताओं को मिलने के लिए बुला रहा है। तो अब देखना है थोड़ी देर में ये बैठक खत्म होगी कि आखिर कांग्रेस ने क्या कहा और चुनाव आयोग ने फिर उस पर उनका क्या जवाब दिया। प्रशांत, बहुत बहुत धन्यवाद। नज़र बनाए रखें इस महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर और आगे बढ़ते हैं। हरियाणा जम्मू कश्मीर के नतीजे आ चुके हैं। हरियाणा के नतीजों ने काफ़ी चौंकाया भी। चुनावी पंडितों की सारी भविष्यवाणियाँ खारिज हुई। जम्मू कश्मीर में भी साफ हो गया कि हवा के शोर है। वैसे दोनों जगहों पर बहुत रोचक तथ्य सामने आए हैं। एक रिपोर्ट। हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों ही जगह 90 सीटों पर मतदान हुआ। जनता ने जिसे चुनना था चुन लिया। इन नतीजों में कुछ बेहद रोचक और बड़ी बातें सामने आईं। जम्मू कश्मीर के चुनावी नतीजों ने बड़ा संदेश दिया। कांग्रेस ने जम्मू में जितने भी हिंदू कैंडिडेट उतारे थे सब हार गए। कांग्रेस ने 19 हिंदू और 2 सिख उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, जिनमें से अधिकतर जम्मू क्षेत्र से थे, लेकिन उनमें से कोई भी जीत हासिल करने में कामयाब नहीं हो सका। वहीं जम्मू कश्मीर में बीजेपी का मुस्लिम कार्ड फेल हो गया। जम्मू कश्मीर में 29 सीटों पर जीत दर्ज करने वाली बीजेपी के 28 हिंदू और 1 सिख सदस्य हैं। बीजेपी ने इन चुनावों में कुल 25 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे। बीजेपी के अधिकांश मुस्लिम उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई है। जम्मू कश्मीर में नोटा का भी जमकर उपयोग हुआ। चुनाव आयोग के आंकड़ों से पता चला है कि नोटा का आंकड़ा आम आदमी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को मिले कुल मतदान से भी ज्यादा है। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में हुए मतदान में कुल 63.88% मतदाताओं ने वोट किया। इनमें से कुल 84,397 लोगों ने नोटा का बटन दबाया, जो कुल वोटों का 1.48% है। ये आम आदमी पार्टी को मिले 0.52% और बीएसपी को मिले 0.96% वोटों से ज्यादा है। इन चुनावों में जीत और हार के आंकड़ों ने भी खूब चौंकाया है। पहले हरियाणा की बात करते हैं। नूंह जिले की सीट फिरोजपुर झिरका का रिजल्ट सबसे रोचक रहा।
इस सीट पर कांग्रेस कैंडिडेट मामन खान ने 98,441 के अंतर से जीत दर्ज की है। उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार नसीम अहमद को हराया, जिन्हें 32,056 वोट मिले। वहीं हरियाणा के उचाना कला में सबसे कम अंतर से जीत बीजेपी ने दर्ज की। बीजेपी के प्रत्याशी देवेंद्र अत्री ने 32 वोटों से कांग्रेस उम्मीदवार ब्रिजेंद्र सिंह को शिकस्त दी। ये सीट पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह की पारंपरिक सीट मानी जाती है। इस बार ब्रिजेंद्र सिंह ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ा था। जम्मू कश्मीर विधानसभा में सबसे कम और सबसे ज्यादा मार्जिन की बात करें तो त्राल विधानसभा सीट पर पीडीपी के रफीक अहमद नाइक ने सिर्फ 460 वोटों के मार्जिन से कांग्रेस के प्रत्याशी को हराया, तो वहीं नगरोटा सीट से बीजेपी के देवेंद्र सिंह राणा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के जोगिंदर सिंह को 30,472 वोट से हराया। जो जीते हैं उनमें उम्र का भी बड़ा फासला देखा जा रहा है। हरियाणा विधानसभा के पूर्व स्पीकर कांग्रेस के डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान ने नया इतिहास रच दिया है। वो 80 साल के हैं। इस बार जीत हासिल करने वाले वो सबसे ज्यादा उम्र के उम्मीदवार बने। हरियाणा की बेरी सीट से वो 6 बार जीत चुके हैं, जबकि सबसे युवा विधायक आदित्य सुरजेवाला हैं। उनकी उम्र मात्र 25 साल है। वो कैथल सीट से जीते हैं। हरियाणा में किसान आंदोलन के नेताओं को जनता ने नकार दिया। किसान आंदोलन के बड़े चेहरे गुरनाम सिंह चढ़ूनी को सिर्फ 1,500 वोट मिले। हरियाणा में राजनीति से जुड़े परिवारों के किले भी ढह गए। पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल का परिवार प्रदेश का सबसे बड़ा सियासी परिवार है। इस चुनाव में देवीलाल के कुनबे के आधे दर्जन से ज्यादा सदस्य चुनाव मैदान में थे। इनमें से केवल 2 को ही जीत मिली। पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल के परिवार के 2 सदस्य इस बार मैदान में थे, जिनमें से एक को जीत मिली तो एक को हार का सामना करना पड़ा। एक और पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल के गढ़ में पारिवारिक लड़ाई में उनकी पोती को जीत तो पोते को हार मिली। 4 बार के विधायक और देवीलाल के पोते इनेलो के अभय सिंह चौटाला एलानाबाद सीट पर अपना चुनाव हार गए। पिछले चुनाव में किंग मेकर बने दुष्यंत चौटाला उचाना कला सीट से चुनाव मैदान में उतरे, लेकिन उन्हें भी करारी हार मिली। वैसे हुड्डा परिवार, सुरजेवाला परिवार, जिंदल परिवार, वीरेंद्र राव परिवार के वंशज अपनी सीटों पर जीत में सफल रहे। जम्मू कश्मीर से कुछ रोचक नतीजों की बात करें। हरियाणा में खाता भी नहीं खोल पाने वाली आप डोडा से जीत गई। गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी का सपूड़ा साफ हो गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस से 2 हिंदू प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह और अर्जुन सिंह राजू जीते। घाटी में जमात इस्लामी के समर्थित सभी 8 उम्मीदवार हार गए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना राजौरी से हार गए। महबूबा मुफ्ती की पार्टी 3 सीटों पर सिमट गई। हरियाणा में 3 दशक से वित्त मंत्री के चुनाव हारने का सिलसिला जारी रहा। कार्यवाहक वित्त मंत्री जयप्रकाश दलाल हार गए। वैसे हरियाणा में बीजेपी ने एक नया इतिहास रच दिया। लगातार तीसरी बार जीतने वाली पहली पार्टी बनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो इस समय की बड़ी खबर आ रही है हरियाणा में नए मंत्रिमंडल को लेकर। हरियाणा मंत्रिमंडल को लेकर सूत्रों के हवाले से खबर है कि नायाब सिंह सैनी के मंत्रिमंडल में ये नाम शामिल हो सकते हैं। अनिल विज, कृष्ण बेदी, कृष्णलाल पवार, अरविंद शर्मा के नाम हैं। कृष्ण मिड्डा, महिपाल ढांडा को मिलेगी जगह। सूत्र ये भी कह रहे हैं मूलचंद शर्मा, श्रुति चौधरी, लक्ष्मण यादव के नाम भी शामिल हैं। नरबीर सुनील सांगवान, सावित्री जिंदल के नाम भी हैं, सूत्र बता रहे हैं। तो ये अपने आप में कई ऐसे नाम हैं। अनिल विज तो गृह मंत्री भी रह चुके हैं, मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी रहे हैं और उनका भी नाम सूत्रों के हवाले से चल रहा है। सावित्री जिंदल नवीन जिंदल की मां हैं और अपने आप में इस बार टिकट नहीं मिला तो वो निर्दलीय लड़ी और आज ही उन्होंने कहा कि वो बीजेपी के साथ जा रही हैं और अब उनका नाम भी चल रहा है मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए। सूत्रों के हवाले से ये तमाम जानकारियां आ रही हैं।
तो नजर रहेगी मंत्रिमंडल को पर लेकर भी। तो हरियाणा में बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। सरकार के गठन पर सबकी नजरें हैं। नायब सिंह सैनी ने आज प्रधानमंत्री से मुलाकात भी की और प्रधानमंत्री ने उनकी तस्वीर एक्स पर पोस्ट कर उनकी तारीफ की। तो ये वो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने कुछ महीने पहले ही राज्य की कमान संभाली थी। अब जीत के बाद इनके शांत तरीके से छोटी सभाएं, नाराज नेताओं के घर जाकर मिलना या फिर जनता से सीधे संपर्क की चर्चा हो रही है। इसी तरह बीजेपी को चौंकाने वाली जीत पर भी बात साइलेंट वोटर की भूमिका की भी हो रही है, यानी ऐसे वोटर जो जाहिर नहीं करते कि वो क्या करने जा रहे हैं, लेकिन मतदान जब करते हैं तो नतीजों पर सीधा असर होता है। तो हरियाणा में बीजेपी की जीत में अहम भूमिका रही है इनकी। वोकल वोटर्स की तरह अपनी बात जाहिर नहीं करते, अपनी बात किसी को बताते नहीं, पर्दे के पीछे रहकर ही असर दिखता है इनका। राजनीतिक वाद विवाद में उलझे बिना वोट करते हैं। महिलाओं, बुजुर्गों का बड़ा वर्ग भी है और दलित वोट, शेड्यूल कास्ट वोट भी इसमें एक अहम भूमिका निभाते हैं। इस पर बात करने के लिए पहले आगे बढ़ने से पहले हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को सुन लेते हैं। उन्होंने भी साइलेंट वोटर्स की बात कही थी। तो लोगों के मन को भाने वाले इस प्रकार का जो रिजल्ट दिया है और साइलेंट वोटर जो है इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई है उसने, क्योंकि वोकल वोटर तो हमेशा मीडिया में इधर उधर जा करके या जाके एजेंसियों को अपनी बात बताता है, साइलेंट वोटर को भी बताता नहीं है। और जो गरीब वोटर है, जो जिसको कहना चाहिए अभावग्रस्त जीवन जीते हैं, उनके लिए मोदी जी की नीतियां बहुत बड़ा रोल अदा कर रही हैं। नारायण हमारे साथ मौजूद हैं जीबी पंत इंस्टीट्यूट प्रयागराज से। तो बद्री नारायण जी, आपने कई लेख भी इस पे लिखे हैं। कितना महत्वपूर्ण रहा ये साइलेंट वोटर बीजेपी की इस चौंकाने वाली जीत में? क्या आपका आंकलन है? करीब 21 से 25% अगर हम माने, क्या ये वही शेड्यूल कास्ट समुदाय माना जाए? अगर 17 सीटें आरक्षित थी तो उसमें से बीजेपी ने 9 जीती, कांग्रेस ने 8 जीती। आपका क्या आंकलन इस साइलेंट वोटर पर? देखिए निधि, ये चुनाव का जब चल रहा था और दो तरह की वॉइसेस बहुत डोमिनेंट थी। एक जो हरियाणा में प्रो कांग्रेस वॉइस जो मोस्टली जाटोज इसको लीड कर रहे थे, और मीडिया वॉइस भी इतना डोमिनेंट थी कांग्रेस को लेकर के कि कांग्रेस जीत रही है, कांग्रेस जीत रही है, कांग्रेस जीत रही है। उसने क्या हुआ कि जो जनता के एक बड़ा वर्ग था जिसके मन में था कि उसने अपने अलग चॉइस चुन रखे थे, वो बोलना बंद कर दिया। वो बोलना बंद कर दिया क्योंकि वो उसको कुछ सुनने वाला नहीं था, चाहे ना जर्नलिस्ट, ना सेफोलॉजिस्ट, ना पॉलिटिकल एनालिस्ट। तो वो उसने बोलना बंद कर दिया। उसमें बड़ी संख्या में नॉन जाट वोटर्स थे, महिलाएं थी, ऐसे युवा थे जो मोदी की नीतियों से प्रभावित थे। वो बहुत हल्के में कोई बात कहते थे। और ये जो साइलेंट वोटर होता है निधि, वो या तो चुप रहता है, या मेटाफर्स में बात करता है, या कंफ्यूज करता है आपको, या स्किप करता है। तो ये सारे साइलेंट वोटर मतलब सिर्फ चुप रहने वाला नहीं, वो जो आपको डायरेक्ट आपके पॉलिटिकल चॉइस के आंसर को ना दे। तो इस तरह का एक बड़ा वर्ग था जिसमें दलितों का एक बड़ा वर्ग था, क्योंकि जो वीक होता है वो अपने डोमिनेंट के सामने अपनी तय तो किए होता है, कन्विक्शंस होता है उसको, लेकिन वो बोलता नहीं। तो वो दलितों का एक बड़ा वर्ग था और वो इस चुनाव में दिखाई भी पड़ा। मैं एक लेख हमने जो हिंदुस्तान में लिखी थी एसटी में, उसमें मैंने कहा था कि ये दो पलड़े, कांग्रेस और बीजेपी के पलड़े बराबर हैं। एक इसमें साइलेंट वोटर ही इसको जीत की तरफ ले जाए, किसी की तरफ जिस तरफ जाएगा वो जीतेगा। उसमें दलित की बड़ी भूमिका है। आपने देखा 39 1% के आधार पर जीत और हार तय हुई। लेकिन इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि इस साइलेंट वोटर को जब तक आप बूथ तक नहीं ले जाते तब तक आप विनेबल नहीं हो सकते। साइलेंट वोटर तो होता है। बीजेपी ने और उनके साथ जुड़े हुए जो भी संगठन काम कर रहे थे, उन्होंने जो इनके लाइट ऑर्गेनाइजेशंस थे उनको बूथ तक ले गए। और आपको याद होगा कि धर्मेंद्र प्रधान ने चुनाव के समय में एक बात कही थी, तैयारी चल रही थी कि बूथ पर जवानों की तरह टके रहना। और ये बूथ मैनेजमेंट, बूथ पर काम करना, आरएसएस के जो कार्डर्स हैं, बीजेपी के और एलाइड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने इन साइलेंट वोटर्स को बूथ तक ले गए और वहाँ पर इसको जीत की तरफ ले गए। इसमें देखिए सब क्लासिफिकेशन की भी भूमिका है। नायब सैनी ने जो सब क्लास एक तरह से वंचित समूहों को देने के लिए बात कही है, उसकी भी भूमिका है। लेकिन दलितों ने इस चुनाव में उनमें जो दो बराबर के पलड़े थे उनमें जिताने वाले बटखरी के रूप में काम किया। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़े
इस मसले को समझाने के लिए फिलहाल देश की बात में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। मुंद्रा पोर्ट के 25 साल पूरे होने पर स्मारक टिकट जारी किया गया है। अडानी समूह के प्रमुख गौतम अडानी ने इस बारे में एक ट्वीट किया है। मुंद्रा पोर्ट के 25 साल पूरे होने पर स्मारक टिकट जारी करने के लिए शुक्रिया भूपेंद्र भाई पटेल। 1998 में एक छोटी सी जेटी से लेकर दुनिया के एक अहम बंदरगाह तक का सफ़र चुनौतियों से भरा हुआ था। मुंद्रा पोर्ट की तरक्की गुजरात और इसके लोगों के साथ हमारे विश्वास की भागीदारी की प्रतीक है। और इसी के साथ देश की बात में इतना ही। नमस्कार।